हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए वैभव कंसल फिर से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो के अंदर। और देखिए, जैसे मैंने आपको अपने स्क्रीन पे दिखाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट 6+6 फॉर्मूला। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये समझ लो कि अब एक तरह की ना मिस्ट्री बनता जा रहा है जीएसटी में। कहूँ तो जो चीज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट की 4 कंडीशन से शुरू हुई थी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से, वो बढ़ के 6 कंडीशन हो गई है और उसमें भी फर्दर 6 कंडीशन और आ गई हैं। यानी देखा जाए तो आपको एक इनपुट लेने के लिए किसी इनवॉइस पे या डेबिट नोट पे आपको 12 पैरामीटर्स पे उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इनपुट ले सकते हैं। हालांकि वो 6 जो पैरामीटर्स हैं, नेक्स्ट 6 पैरामीटर्स, वो कहीं ना कहीं आपके ही हाथ में है, लेकिन स्टिल वी हैव टू चेक। तो इसलिए इस वीडियो का नाम मैंने रखा है 6+6 फॉर्मूला। मैंने एक नया फॉर्मूला, नया वो डिराइव किया है, तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या है। छोटी सी स्लाइड है, पीपीटी प्रेजेंटेशन है। इफ़ यू वांट दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू डू मेल मी, मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। मेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस पीपीटी के नीचे भी लिखा हुआ है, हर एक पेज पे, फुटर के नोट पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या बोला हुआ है। सेक्शन 16(2) देखो, मैंने पूरा सेक्शन 16(2) डाल दिया यहाँ पे, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे प्रपोज्ड हो। आप देख पा रहे हैं 6 हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 जो पॉइंट है इसके अंदर, वो पहले 6 को रिप्रेजेंट करता है। पहला क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 16(2), पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। आप इनपुट लेने के लिए आपके पास टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये पहले भी था और अभी भी है, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा प्रोविजन है और इट शुड बी देयर, ठीक है। और ये पहले भी था, तो आपके पास पोजीशन होना चाहिए टैक्स इनवॉइस का। बिना टैक्स इनवॉइस का वो रेट नहीं मिलेगा। नाउ क्लॉज डबल ए जो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो गया है कि डिटेल्स जो आप इनवॉइस आपके पोजीशन में है, जिस पे आप क्रेडिट लेना चाहते हो, उस इनवॉइसेस की और डेबिट नोट की डिटेल्स आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में, उसके जीएसटीआर 1 में फर्निश कर दी होगी। और वो फर्निश जो इनवॉइस्ड है आपके पास, वो आपके 2B में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ऑब्वियसली करेगा, जब अगर वो जीएसटी 1 फाइल कर देता है तो आपके 2B में रिफ्लेक्ट करता है। देयर इज नो चांस कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन स्टिल अगर कुछ ग्लिच होता है तो गवर्नमेंट ने अपना व्यू क्लियर कर दिया कि भैया आपको दिखना चाहिए, आपको कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लॉ की लैंग्वेज नहीं चिपकाई हुई यहाँ पे, ठीक है। तो द सेम हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द रिसिपिएंट्स जीएसटीआर 2B। रिसिपिएंट कौन हुआ? आप जिसको क्रेडिट लेना है, आपके 2B में हिट करना चाहिए, वो आना चाहिए, वो तब जाके आपको मिलेगा। ये क्लॉज डबल ए आया है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले पहली बार जीएसटीआर 2A से देखते थे हम लोग, और उससे भी बड़ी बात यह है कि 2A को भी चैलेंज किया जा सकता था। मैंने भी एक वीडियो भी बनाई है कि क्या ज़रूरी है 2A 2B और कैसे आप इस पर एक लिटिगेशन के थ्रू फाइट कर सकते हैं कि आपका क्लेम अगर जेन्युइन है, बोनाफाइड है, तो आपको डिनाई नहीं कर सकते। काफ़ी सारी हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स भी हैं। अब वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्लॉज बी जो पहले से था, आपके पास गुड्स या सर्विसेज या दोनों रिसीव हो जाने चाहिए, ठीक है। ये ऑफ की जगह बोथ, जो बोथ से पहले जो ऑफ लिखा है और आएगा वहाँ पे, रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दोनों आपको रिसीव हो जाने चाहिए। यानी इनवॉइस भी होना चाहिए, आपके 2B में भी हिट करना चाहिए, आपको गुड्स और सर्विसेज या दोनों जो भी लिया है आपने, वो आपके पास आ जानी चाहिए। क्लॉज BA प्रपोज्ड। अब इसी ने ही बजट 2022 को थोड़ा भारी बनाया विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। अब ये क्लॉज बोलता है कि आपका क्रेडिट सेक्शन 38 में मेंशन कंडीशन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 38 अभी पढ़ेंगे हम। सेक्शन 38 की कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर मेंशन्ड हैं यहाँ पे और वो आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 38 जो पुराना था ना, जीएसटीआर 2 को फाइल करने का, सॉरी, वो खत्म कर दिया है और नया एक सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 38। अब वो क्या है क्या नहीं है मैं देखूंगा, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए मान के चलिए कि अगर सेक्शन 38 में अगर आप अटक जाते हैं, आम भाषा में कहूँ, आप उसमें स्टक हो जाते हैं, तो यू हैव डिनाई द क्रेडिट, यू हैव टू डेफर योर क्रेडिट। वो आपको अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज सी जो पहले था, आपने जिससे सामान खरीदा है उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया होना चाहिए, चाहे कैश के थ्रू या फिर अपने क्रेडिट लेजर के थ्रू, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी उसने 3B के अंदर अपने टैक्स को एक्चुअल में पे कर देगा तो ही आप क्रेडिट ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इस पर भी बहुत चैलेंज हो रहा है मार्केट के अंदर, और हाई कोर्ट्स की रूलिंग आई हुई है कि अगर आप बोनाफाइड हैं और कुछ कंडीशंस आपने पूरी करी हुई हैं, तो यू कैन टेक द क्रेडिट। क्लॉज डी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जीएसटीआर 3B अपनी भर दी होनी चाहिए। यानी
यू हैव टू फर्निश योर GST 3B फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट। आप क्रेडिट अवील कैसे करेंगे? 3B से ही करेंगे ना, तो 3B भरें। यानी A, AA, B, BA, C और D, ये 6 हैं जो 6 पैरामीटर्स है। पहले आपको एक इनवॉइस पे इसको चेक करना पड़ेगा। आप ये चेक्स अपने डिपार्टमेंट में, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लगा के रखें, और कोई भी एक चीज़ मिस होती है तो आप अपने अकाउंटेंट्स को ये बोलें कि आप उसका क्रेडिट ना लें, और उसको लेने की कोशिश करने के लिए आप नेक्स्ट मंथ में ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे, कब? जब आप ये सारी कंडीशंस पूरी कर देंगे। नाउ लेट्स चेक कि सेक्शन 38 क्या आया था। सेक्शन 38 अब ये बोल दे रहे हैं कि एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, ठीक है, ITC की, बेसिकली 2B है। 2B एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है। जैसे ही 13th को लोग रिटर्न्स फाइल करेंगे अपनी क्वार्टरली या मंथली, 11th को जो फाइल करते हैं, एक इन्होंने कट ऑफ डेट रख दी है, तो 14th की सुबह आपको 2B मिल जाएगी, जो स्टैटिक होगी, चेंज नहीं होगी, और वो ऑटो जनरेटेड होगी। अब उसके 2 हिस्से हैं। एक ITC अगर आप देखेंगे उसके अंदर कॉलम्स लगे होते हैं, ITC अवेलेबल, येस और नो लिखा होता है। तो येस का मतलब है आपको अवेलेबल है, और नो का मतलब है आपको अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल ना होने के भी कुछ कारण हैं, जो 2 कारण हमने नोट किए हैं पिछले कुछ टाइम में 2B में। वो ये हैं कि एक तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन गलत है। लेट्स से आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप हरियाणा में गए, गुड़गांव में गए, और आपने वहाँ पे 2 दिन होटल लिया, और आपने वहाँ पे स्टे किया, तो हरियाणा का होटल आपको CGST और SGST का बिल काटेगा आपके दिल्ली के GSTN पे। लेकिन क्योंकि वो हरियाणा का C और CGST काटेगा, तो आप दिल्ली में उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। आइडली होता क्या है, हरियाणा अगर कोई सप्लाई करता है दिल्ली को, तो IGST काटता है, उसका क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं होती है जहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। होटल गुड़गांव में है, तो गुड़गांव में जब होटल है तो वो C और S वहीं का काटेगा, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब होटल्स की चीज़ों पे क्रेडिट कैसे ले सकते हो आप, इसके लिए मैंने एक प्लानिंग बताई है, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत अच्छी वीडियो, देखिएगा जरूर। दूसरा, पुराने इनवॉइस से, लेट्स से मैं 2021 के इनवॉइसेस की बात करता हूँ। किसी ने अपने 2021 के इनवॉइसेस चढ़ा दिए बाद में, और आप क्रेडिट कब तक ले सकते हो? 2021 का क्रेडिट कब तक था आपके पास? सितंबर तक। सितंबर की GST 3B तक वो पास हो गई है, आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो, तो उस पर नो लिखा आ जाएगा, उसको लेना मत। तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है आपको, ठीक है। अब जो अवेलेबल है उसमें से भी आप एक चीज लेस करोगे। आप ये चेक करोगे सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज B की कंडीशन, जो अगली 6 कंडीशन है, देखें स्लाइड्स में, जो 6+6 का नेक्स्ट 6 पॉइंट है, वो अगर पूरी नहीं करते हो तो आप क्रेडिट, अवेलेबल क्रेडिट को भी लेस कर देना। यानी लेट्स से मैं एग्ज्यूम करता हूं आपके 2B में 100 रुपए आए, 10 रुपए आपके नॉन अवेलेबल हैं ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई या ओल्ड इनवॉइसेस, और 90 रुपीज आपके अवेलेबल हैं। उन 90s को भी आपको इन पैरामीटर्स पे चेक करना पड़ेगा जो नीचे लिखे हुए हैं मेरी अगले स्लाइड के अंदर, ठीक है। अब ये, अच्छा, ये मैंने एक नीचे नोट दिया है कि आपके जो अवेलेबल ITC है वो ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 और एनी अदर प्रोविजन है, वो आप ध्यान रखिएगा। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वरना बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। अब सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 क्लॉज B क्या बोलता है, ठीक है। ये तो मैंने बताया, क्लॉज A बोलता है भैया ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट आ जाएगी आपके पास, और वो आपको अवेलेबल और नॉन अवेलेबल के बीच में डिफरेंस बता देगी। अवेलेबल में भी आपको ये देखना है कि अब क्या बोलता है। अब इन चीज़ों में आपको ITC नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ पीरियड लिमिट्स मेंशन की हुई हैं, क्योंकि अभी बजट प्रपोज्ड है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स नोटिफिकेशंस लेके आएगी, इस पे क्लैरिटी लेके आएगी, और वो क्लैरिटी होगी कुछ इस तरह से जो आपको बताई जाएगी मेरी वीडियो के द्वारा। अभी वो प्रिस्क्राइब नहीं है कि क्या पीरियड है, क्या टाइम लिमिट है। लेट्स सी क्या है। आप क्रेडिट नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। आपको कुछ कूलिंग पीरियड डाल देंगे। कूलिंग पीरियड का मतलब होता है, लेट्स से आपने रजिस्ट्रेशन आज लिया है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, आई एम नॉट श्योर कि वो इतना पीरियड रखेंगे, क्योंकि अभी प्रिस्क्राइब्ड होगा, मैंने लास्ट में लिखा भी हुआ डिस्क्लेमर। वो क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन लेने के, लेट्स से वो कहेगा 1 महीने या 2 महीने बाद तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कंडीशंस में नहीं ले सकते हो, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड हो गया 38(2)(b) के अंदर। सप्लायर इज इन कूलिंग पीरियड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के 1, 2, 3, 4 महीने तक कूलिंग पीरियड माना जाएगा उसका, और ये माना जाएगा कि उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लॉ की इंटेंट थोड़ी सी ये है कि नए रजिस्ट्रेशन, कई बार फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं आजकल, लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट उठा लेते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन पे कुछ काम नहीं करते हैं और उसका बेनिफिट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंटेंट ये है कि
इस तरह के रजिस्ट्रेशंस को रोका जाए। वो कैसे लेके आएंगे रूल्स, वो देखने वाली बात है कि बोनाफाइड के लिए कैसा रहेगा। अभी का बता दूं दोस्तों आपको, अभी अगर आप नया रजिस्ट्रेशन लेते हो, लेट्स से आप आज की डेट में लाइबल हो, मैं 1 फरवरी को खड़ा हूं, लेट्स से 1 फरवरी को आप लाइबल हो, आपका लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई टर्नओवर आपकी 40 लाख से, गुड्स में अगर आप डील करते हो और सर्विस में डील करते हो तो 20 लाख से, तो आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है। लेट्स से आपने 28 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया और सिंस 1 तारीख से, तो आपके जो स्टॉक में 31 तारीख को जो स्टॉक पड़ा होगा ना, गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का, उसका क्रेडिट आपको अलाउड होता है 1 तारीख को। यानी 1 महीने पहले का भी मेरे को जो क्रेडिट है वो मिल रहा है लॉ के द्वारा, लेकिन यहां पे बोल दिया कि आपको नहीं मिलेगा। अब कैसे नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात होगी, उसके लिए हम वेट करना पड़ेगा हमारे को। नेक्स्ट, सप्लायर, यानी आपने डिफॉल्ट कर दिया है, आप टैक्स तो जमा करवा नहीं रहे हो, ठीक है, कुछ कॉन्टिन्यूस पीरियड, वो कितना पीरियड आएगा वो गवर्नमेंट बताएगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा देने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई आईटीसी को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है। इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस शायद ही किसी मुल्क में होंगे आईटीसी को लेकर। तो क्योंकि फेक इन्वॉइसिंग के केस इतने आ रहे, गवर्नमेंट भी परेशान है, क्या करें, तो उसलिए बोनाफाइड परचेजर इससे परेशान हो जाता और कुछ नहीं है। तो सप्लायर ने डिफॉल्ट कर दिया, यानी आप अगर डिफॉल्ट करते हो पेमेंट्स की तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कितने टाइम तक डिफॉल्ट कर आपको कंटिन्यू है वो आपको पता लगेगा नोटिफिकेशंस के अंदर, जो हमें पता लग जाएगा मेरी वीडियोस के थ्रू भी। नेक्स्ट, अभी रूल रिसेंटली आया था कि आपने जीएसटीआर 1 और 3B को बराबर रखना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो अगर आपने 3 लेट्स से 1 में आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1000 डिस्क्लोज करी और 3B में 900 की पेमेंट करी, कुछ भी करके, तो आप नॉन अवेलेबिलिटी के क्लॉज में आ जाएंगे, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पे मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफिकेशन लेके आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरी अमेंडमेंट करने के चक्कर में मुझे 3B कम करनी पड़ती है। लेट्स से जीएसटीआर 1 मेरी सब सही जा रही है सारे टाइम की, लेकिन एक बार मेरी 3B एक्सेस पेमेंट हो गई थी, तो मैं अगली बार तो शॉर्ट पेमेंट करूंगा ना, लेकिन जब मैं शॉर्ट पेमेंट करूंगा तो मेरी उस महीने की 1 से मैच नहीं करेगी। तो यहाँ पे कुछ क्लॉजेस, कुछ लिमिट्स और कुछ तरीके लेके आने चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब लिमिट आएगी, तो ठीक है, उसका वेट करते हैं। लेकिन आप अब बहुत ध्यान से रिटर्न्स फाइल करिए और कोशिश करिए कि 1 और 3B मैच हो जाए, ठीक है। अगर 1 में आपसे कोई गलती रह गई है, ठीक है, तो आप ये समझें कि आप 3B के अंदर भी उसको ज़्यादा तो पे कर सकते हैं, कम नहीं पे कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 कि 3B का जो क्रेडिट है आपका, वो आपने ज़्यादा ले लिया 2B के अवेलेबल क्रेडिट से, क्योंकि आपने नो वाले को भी टिक कर दिया, तो वो रेड फ्लैग तो देगा ही देगा आपको। आईटीसी मना भी कर दे सकता है, आपको अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ऑफिसर डिनाई कर सकता है इसको। तो इसलिए भी ध्यान रखिएगा आप कि जीएसटीआर 3B में जो क्रेडिट हो वो 2B से अलाइंड हो और सारी कंडीशंस मीट कर रहा हो। पॉइंट नंबर 5, सप्लायर डिफॉल्ट करता है इन कंप्लाइंग विद सेक्शन 49 सबसेक्शन 12। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसको रूल्स के साथ पढ़ेंगे 86B के साथ, जो अभी रिसेंटली आया था पिछले साल ही, जिसमें बोला गया था कि आपको मिनिमम पेमेंट, अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किसी महीने की 50 लाख से ऊपर है, तो बहुत बड़े क्लाइंट्स के लिए था ये, आपको मिनिमम 1% कैश तो देना ही देना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि भैया सारा क्रेडिट मत यूज करो, कुछ कैश भी दे दो। ये बड़े सप्लायर्स के लिए है। अगर आपका कोई क्लाइंट इतना बड़ा सप्लायर है तो आप उस पर ये ध्यान रख सकते हैं कि उसने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। यानी अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैंने सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 को कंप्लाई किया होना चाहिए, यानी मैंने वैसे ही पेमेंट करी होनी चाहिए जैसे 86B के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और लास्ट, और ऐसे सप्लायर्स जिनको प्रिस्क्राइब कर देगी गवर्नमेंट, यानी कुछ लिस्ट हो सकता है आएगी गवर्नमेंट के द्वारा कि इन सप्लायर्स को आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी भी नहीं मिलता ना, रेस्टोरेंट सर्विस वालों को नहीं मिलता आईटीसी अगर वो 5% चार्ज कर रहे हैं तो, ठीक है। वो अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो टैरिफ रेट्स पे डिपेंड करता है, टैरिफ रेट्स अगर 7,500 से ज़्यादा हैं तो 18% चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट सर्विस पे, उस डिटेल में नहीं जाते हैं। तो दीज आर 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स तो ऊपर थे ही, अगले 6 ये रहे। 6+6 फॉर्मूला बनता है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पीरियड लिमिट जो ऊपर मैंने लिखी हुई है वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अच्छा, अब एक नई चीज़ और आ गई है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। हालांकि मार्केट में इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, लॉ में जब इन्होंने लिखा है तो उसका इंटेंट क्या है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। पहले आप लिमिट ले सकते थे, लेट्स से अगर मैं बात करूं 2021 के क्रेडिट की, अगर आपसे मिस हो गया है 2020 21-22 के अंदर, दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर आपका कोई क्रेडिट 21-22 का क्रेडिट 21-22 में मिस हो गया है तो आप उसको सितंबर की 2022 की 3B यानी 20 अक्टूबर तक ले सकते थे, 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2022 तक। अब इन्होंने बोल दिया कि 30 नवंबर तक ले सकते हो।
अब यहाँ पे या तो ये डेट फिक्स है 30 नवंबर, तो इसका रेलेवेंसी खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरी तो ड्यू डेट 3B की 20 नवंबर होगी, तो मुझे 10 दिन एक्सटेंशन के क्यों दिए हुए हैं, क्या लेट फाइलर्स के लिए दिए हुए हैं। और अगर ये डेट 30 नवंबर इसलिए है कि नवंबर की 3B में मैं ले सकता हूँ, तो डेट शुड बी 20 दिसंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो देखने वाली बात होगी इस पर। कुछ कंसल्टेंट्स का मानना है कि 30 नवंबर स्टैटिक है, यानी आपको 20 नवंबर तक ही अपना आईटीसी क्लेम करना है। किसी वजह से अगर आप लेट हो जाते हो तो 30 नवंबर तक भी कर सकते हो। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि 30 नवंबर की रिटर्न तक आप भर सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, यानी 20 दिसंबर तक। तो मेरा तो ये मानना है 30 नवंबर स्टैटिक है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और आइडल डेट 20 नवंबर ही है। 10 दिन का एक आपको विंडो दिया हुआ है, अगर आप लेट हो जाते हो किसी वजह से 3B भरने में, तो आप आईटीसी ले सकते हो, नॉट बियॉन्ड 30 नवंबर। 30 नवंबर की रिटर्न मत मांगना, इसको मानना, ठीक है। तो लेट इज वेट फॉर द क्लैरिफिकेशन एंड गवर्नमेंट क्या चाहते हैं देखते हैं, ठीक है। तो ये था आईटीसी के ऊपर छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।